जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल MCQs क्वेश्चन। दोस्तों, ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को MCQs को ज़रूर लगाएंगे और अपने एग्ज़ाम के लेवल को ज़रूर जांचेंगे। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ ना बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। कह रहा है निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म की समान विमाएँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे जो दी गई हैं वो सब भौतिक राशियाँ हैं या भौतिक मात्राएं हैं। तो बताना है कि किन पेयर्स की जो विमाएँ होंगी वो आपस में समान होंगी। दोस्तों, आप एक बात याद रखिए कि जिन भौतिक राशियों की इकाइयाँ जो इनकी यूनिट्स होगी, मात्राएं होंगी, जिन भौतिक राशियों की जो मात्राएं होंगी वो समान होंगी तो उनकी विमाएँ भी उसी के तहत समान होती हैं। विमाएँ किससे निकाली जाती हैं? तो उनकी इकाइयों से निकाली जाती है, यूनिट्स। जैसे मान लीजिए निकालते हैं हम बल। बल जो होता है, बल का क्या होता है? इकाई तो होता है न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन से ही उसकी विमा निकलेगी बल की। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भौतिक राशियाँ होती हैं उनकी इकाइयाँ अगर पता है तो उन इकाइयों के तहत ही विमाएँ निकाला जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए जिसमें दो पेयर हैं, मतलब एक पेयर है कार्य और ऊर्जा का। दोस्तों, यहाँ पे कार्य और ऊर्जा इसको तो खैर छोड़िए। ठीक है, बाकी सब देख लेते हैं। कह रहा है कि बल बल क्या होता है? इसकी इकाई होती है न्यूटन। शक्ति की इकाई क्या होती है? तो वाट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप दोनों की इकाइयाँ समान नहीं है तो ये ऑप्शन में होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी जब इकाइयाँ समान नहीं है तो इसकी विमाएँ भी समान नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ देखेंगे ऑप्शन सी कह रहा है कार्य और शक्ति। यहाँ पे कार्य का होता है इकाई जूल, यहाँ पे शक्ति का होता है इकाई वाट। तो ये भी होगा नहीं, जब यहाँ पे इकाई समान नहीं होती यहाँ विमाएँ समान नहीं होगी। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे डी कह रहा है गति। गति की क्या होती है? किलोमीटर प्रति घंटा होती है इकाई। यहाँ पे शक्ति का क्या होती है? तो वाट होता है, तो इसका भी नहीं होगा अभी। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए में कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है, और ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। तो जाहिर सी बात है इनकी विमाएँ भी क्या होंगी? आपस में समान होंगी। तो हमारा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। ऑप्शन ए इज टोटली एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, तो समझ गए। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ विस्तार से। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि कार्य तथा ऊर्जा की विमाएँ समान होती हैं। हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, यानी जो कार्य होता है, वर्क होता है, उसके बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ऐसा होता है ना। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी। वही ना होता है भाई, बल से कुछ दूरी तय किया गया तो कार्य हुआ, है ना। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणे विस्थापन है, बल गुणे दूरी। तो यहाँ पे F क्या है? बल है, और D क्या है? विस्थापन है या डिस्प्लेसमेंट है ना। आगे देखिए, अतः अतः देखिए, अतः कार्य की विमाएँ क्या हो जाएंगी? कार्य की जो विमाएँ होंगी वो क्या होंगी? आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे F की अगर आपको विमा पता होता है, बल का विमा क्या होता है? तो mL/-2 होता है ना। ठीक है, अगर आपको बल की विमा पता है तो बल, यहाँ पे तो कार्य होगा, यहाँ पे W होगा। ठीक है, हम इसकी विमाएँ निकाल रहे हैं, W की कार्य की विमाएँ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे F गुणा D है ना, तो F का जो विमा होगा वो इतना हो जाएगा m गुणे L/-2, और डी माने क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई दूरी तो होगी, तो दूरी का इकाई क्या होता है? लेंथ होता है। तो लेंथ को हम दिखाते हैं कैपिटल L से बीमा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे L हो गया, तो m गुणे L। ठीक है, यहाँ पे L है और यहाँ पे L है, तो L दो है, दोनों प्लस में है तो गुणा में है, तो क्या हो जाएगा? L² हो जाएगा, और यहाँ T⁻², यानी m गुणे L² T² माइनस में होगा वो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मतलब क्या हो जाएगा? ये कार्य की विमाएँ हो जाएंगी। बात समझ गए? बात समझ गए ना। जो कार्य की विमाएँ होंगी वो m गुणे L² T⁻²। ठीक है, ये हो जाएगा कार्य की विमाएँ। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी वस्तु पर, मान लीजिए यहाँ पे कार्य की हो गया, तो कार्य का समान हो क्या होता है? वो ऊर्जा भी होता है, तो ऊर्जा का भी यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, ठीक है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य हो उसमें ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। बस इसलिए देखिए यहाँ पे कार्य बराबर क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। यानी किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है? उसमें ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित रहता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कार्य बराबर ऊर्जा हो जाएगा। तो कार्य की बीमा जितनी होगी उतनी ही ऊर्जा की बीमा होगी, तो जाहिर सी बात है mL² T⁻² हो जाएगा, यानी कार्य और ऊर्जा दोनों की बीमाएँ समान हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो
आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसी वस्तु पर एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ डैश नियत रहता है। ठीक है, तो बताइए क्या नियत रहता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो उसकी वेग या चाल होती है ना, वो नियत रहती है। ठीक है, किसी वस्तु की एक समान, किसी कोई वस्तु है एक समान रूप से रेखीय गति कर रहा है, तो उस गति के दौरान जो समय के साथ होगी ना, उसकी जो वेग होगी वो नियत रहे, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक समान रेखीय गति में नियत समय में नियत दूरी तय होती है। एक समान रेखीय गति में नियत समय में नियत दूरी तय होती है, अर्थात क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये हो जाएगा ना। से एक समान रेखीय गति में समय के साथ वेग नियत रहता है। ठीक है, समय के साथ क्या होता है, वेग नियत रहता है। वेग मतलब उसी को चाल कहते हैं, समझ गए बात को ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। ठीक है, इस्पात के गोले में, इस्पात का एक स्टील होता है, उसके गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। तो जाहिर सी बात क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है द्रव्यमान, ऑप्शन बी होगा घनत्व, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन डी वजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मास, या द्रव्यमान होती है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा, भाई पदार्थ की मात्रा किससे हम उसको करते संदर्भित, तो द्रव्यमान ही होता है। क्या स्टील होता है, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, उसकी मास क्या हो जाएगा उसका आंसर। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण की मूलभूत माप को कहते हैं। मतलब पदार्थ में उपस्थित, ठीक ना, किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिमाण की जो मूलभूत माप होती है उसको कहते हैं द्रव्यमान। अतः इस इस्पात गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान ही होगी। बात समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। किसी पिंड का जो वजन होता है किसी के केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। तो आपके सामने ऑप्शन ए कह रहा है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी कह रहा है द्रव्यमान, ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उत्प्लवकता। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर है, बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, यानी गुरुत्वाकर्षण भी होगा और द्रव्यमान भी होगा। किसी पिंड का वजन, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। भाई गुरुत्वाकर्षण भी होगा और द्रव्यमान भी होगा, है कि नहीं। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, किसी पिंड का वजन गुरुत्वाकर्षण तथा द्रव्यमान दोनों से प्रतिक्रिया करता है। बात समझ रहे हैं ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जब पानी जम जाता है, यानी जब वो बर्फ़ बन जाता है, तो उसका घनत्व क्या होता है, उसमें कुछ परिवर्तन होता है नहीं होता है, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है कि बढ़ जाता है घनत्व, ऑप्शन बी कह रहा है घट जाता है घनत्व, ऑप्शन सी कह रहा है नियत रहता है घनत्व, और ऑप्शन डी कह रहा है शून्य हो जाता है घनत्व। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो आप अपना आंसर कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि दूध को मथने पर ठीक ना, क्रीम अलग हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, मक्खन बोलते हैं ना। इसका कारण है, बताइए। तो क्या कारण बताइए, किस कारण से वो अलग हो जाती है मक्खन। तो ऑप्शन ए कह रहा है गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी कह रहा है अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी कह रहा है अपकेंद्रीय बल, और ऑप्शन डी कह रहा है घर्षण बल। तो आंसर क्या होगा। जाहिर से आप अगर पढ़े होंगे, ये सभी बल पढ़े होंगे, अभिकेंद्र बल पढ़े होंगे, अपकेंद्र बल पढ़े होंगे, तो आपको जाहिर सी बात समझ में आया होगा कि अपकेंद्र बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल क्या होता है। अपकेंद्र बल क्या होता है, जो बाहर की तरफ लगता है, और अभिकेंद्र क्या होता है, जो अंदर की तरफ लगता है ना। तो भाई अगर हम यहाँ पे दूध है, यहाँ पे हम मखने वाला कोई लकड़ी ऐसे डाल देते हैं, इसको हम घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो घुमाएंगे तो जो पास वाली चीज़ होगा वो घूमने से क्या होगा, दूर भागेगा ना, ऐसे दूर नहीं भागेगा, और दूर भाग के क्या हो जाएगा, इस पात्र के आग के सरफेस में चिपक जाएगा, यानी वो बाहर निकल जाएगा। इस बात है क्या होगा, यहाँ से सेंटर से कोई चीज़ दूर भाग रहा है, तो अलग होना, दूर भागना क्या होता है, अपकेंद्र बल कहलाता है। क्या होता है, अपकेंद्र बल होता है। इतना कुछ कॉमन सेंस लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या होगा,
दूध को मतने पर क्रीम अलग हो जाता है, मतलब वो अलग हो जाता है, मतलब केंद्र से वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो अपकेंद्र बल होगा, क्या होगा? अपकेंद्र बल, जो केंद्र से बाहर की ओर तरफ लगता है बल, अपकेंद्र बल होता है। समझ के बात को, आइए देखते हैं इसको कुछ फैक्ट के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि स्कीमिंग, ठीक है, स्कीमिंग वह प्रक्रिया जिसमें क्रीम दूध से अलग हो जाती है तथा इस प्रक्रिया में अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बात समझ गए ना? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? बताइए। आपने बहुत देखे होंगे, बहुत देखे होंगे बैलगाड़ी जो चलते हैं रास्ते पे, या फिर जिसको एक्का कहते हैं, एक्का, है ना? तो उन सभी जो पहिए होती गति होता है वो किस गति का उदाहरण बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि दोलनी गति एवं घूर्णी गति, ऑप्शन बी कह रहा है कि दोलनी एवं स्थानांतरणी गति, ऑप्शन सी कह रहा है स्थानांतरणी और घूर्णी गति, ऑप्शन डी कह रहा है केवल स्थानांतरणी गति। तो आंसर इसका क्या होगा बताइए। आपको आंसर पता है? कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर इज सी। ठीक है, यानी स्थानांतरणी गति एवं घूर्णी गति। जाहिर सी बात है कि जो चक्का होता है ये एक्का का हो जाए, चाहे क्या बोलते हैं बैलगाड़ी का हो जाए, अक्सर एक्का बोला जाता है कि जिसको जिसमें घोड़े लगे होते हैं उसको एक्का हम लोग बोलते हैं देहात में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चलती है ये घूर्णी गति तो होते ही है, साथ में क्या होती है, स्थानांतरणी होती है। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है ऐसे। ठीक है, होता है ना, ये आगे भी बढ़ती है और अपने अक्ष पे घूमती भी है ऐसे ऐसे, है ना, वही ना होते हैं। यानी घूर्णी गति तो होती ही है, अपने अक्ष पर ही घूमती भी है, ऐसे घूमती भी है और साथ साथ आगे भी बढ़ती है। तो स्थानांतरणी और घूर्णी दोनों हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है स्थानांतरणी गति के अंतर्गत कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, जाहिर सी बात है वो घूमेगी तो गति करेगी। वह घूर्णन गति में कोई पिंड किसी अक्ष के परित अब घूमता है, मतलब परित घूमता है। इस प्रकार सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति क्या होती है, स्थानांतरणी होती है और घूर्णी भी होती है। आप समझ सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने समझ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर कह रहा है 8, ठीक है, ध्यान से, कि चावल पकाना कठिन होता है, चावल पकाना कठिन होता है। ठीक है, तो कहाँ पे कठिन होता है बताना है आपको। ऑप्शन ए कह रहा है पर्वत के शिखर पर, ऑप्शन बी कह रहा है समुद्र तल पर, ऑप्शन सी कह रहा है कि खदान के नीचे, और ऑप्शन डी कह रहा है कहीं भी एक जैसा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चावल पकाना कहाँ कठिन होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, पर्वत के शिखर पर क्या होगा, चावल पकाना कठिन होगा। ठीक है, समझ की बात को। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को कि क्यों ऐसा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर, देखेंगे ध्यान से, कि समुद्र तल से यानी नीचे से ऊपर की ओर ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटने लगता है। याद रखिएगा, जब आप जहाँ पे हैं पृथ्वी के सरफेस पर हैं, जब यहाँ से आप ऊपर जाएंगे ना, ऊपर की ओर गति करेंगे, मतलब ऊपर जाएंगे, तो जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो घटने लगती है, कम होने, डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा, ठीक है, वायु दाब कम होता है। यानी पर्वत होता है, पर्वत का तल भी होता है, शिखर भी होता है, तो उस तल की अपेक्षा उसके शिखर पर, उसके पीक पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी वो कम होगी। ठीक है, वायु दाब घटने के साथ ही जल का क्वथनांक घट जाता है। क्वथनांक घटेगा मतलब क्या होगा, जल काफ़ी कम ताप पर ही बॉयल होने लगेगा। ठीक है, क्वथनांक जितना बढ़ता है मतलब क्या होता है, काफ़ी अधिक टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, वो बॉइलिंग होगा। ठीक है, लेकिन जब इस क्वथनांक घट जाता है मतलब क्या समझ रहे हैं आप, ठीक है, कि कम ताप पर भी क्या होता है, वो उबलने या बॉइलिंग होने लगता है। आप देखिए यहाँ लिखा है तथा वह 100 डिग्री सेल्सियस से कम भी तापमान पर उबलने लगता है। बात समझ गए ना। आप देखेंगे अपने घर में कहीं भी आप जब 100 डिग्री सेल्सियस करते हैं तापमान, तभी कोई पानी बॉयल होना शुरू होता है और वाष्प बदलता है। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन जब आप वहाँ पे शिखर पर रहेंगे, पर्वत शिखर पर, तो वहाँ पे क्या होगा, 100 से कम तापमान ही रहेगा ना, तभी क्या होगा, पानी बॉयल होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है ना। कम तापमान पर ही जल के उबलने के कारण क्या होगा, उसमें पके चावल को कम ऊष्मा प्राप्त होगी, जिससे वह पूर्णतः पक नहीं पाता है।
ठीक है, इसलिए वहाँ पे चावल पकाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाहिर सी बात है कि तापमान वहाँ पे कम उसको मिलेगी। ठीक है, यानी पानी वो कम तापमान पर बॉयल हो जाएगा, तो कम तापमान पर ही जल के उबलने के कारण उसमें, ठीक है, उसके पके चावल, भाई चावल को पकने में थोड़ा वक्त लगता है ना। हाँ, पके चावल को कम ऊष्मा कम प्राप्त होगी, जिससे वह क्या होगी, पूर्णतः पक नहीं पाता है। बस समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 पे। तो आपके सामने क्वेश्चन 9 कह रहे थे ध्यान से, ये हालांकि पिछले क्वेश्चन का ही एक अलग वर्जन है। देखिए, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर, बताइए क्या होगा। ऑप्शन में लिखिए इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि, ठीक है, जो प्रेशर कुकर होते देखते हैं आप, उसमें खाना आप जल्दी पका लेते हैं, तो पकाने के समय आप बिना प्रेशर कुकर वाले किसी पतीले में या फिर प्रेशर कुकर वाले में अगर पकाएंगे तो आप दिखेगा कि प्रेशर कुकर वाला जो खाना पक रहा है वो जल्दी पक जाता है। ठीक है, और जो बिना प्रेशर कुकर वाला पतीला होता है उसमें धीरे से पकता है, टाइम लगता है उसमें। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्यों ऐसा होता है कि प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि भीतर के जल का क्वथनांक घट जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि जल उस उच्च दाब भोजन को नरम कर देता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि अधिक ऊष्मा बराबरी के विपरीत होती है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इन जो भीतर के जल का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। भाई क्वथनांक जब बढ़ेगा तो थोड़ा देर में, क्या मतलब कहने का मतलब, जो पानी होगा, ठीक है, पानी जो होगा वो 100 से क्या होगा, मतलब 100 पर ही क्या बॉइलिंग होगा। ठीक है, यानी कह रहा है यहाँ जल के क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ना मतलब क्या होगा, वो अधिक तापमान पर जल बॉयल होगा। बात समझ रहे हैं ना। जब अधिक तापमान पर जल बॉयल होगा, जैसे उसमें जो खाना होगा पक रहा होगा, उसको अधिक ऊष्मा मिलेगी और जल्दी पक जाएगा, है ना। बात समझ गए। हाँ, तो इस तरीके से इसको देखते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है कमरे के समान ताप एवं वायु दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये तो एक जनरल बात है, आम बात है। प्रेशर कुकर में वायु दाब सामान्य कमरे के वायु दाब से लगभग दोगुना होता है। समान कमरे के वायु दाब से क्या होता है, लगभग दोगुना होता है प्रेशर कुकर में। ठीक है, तब प्रेशर कुकर के भीतर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। फलतः अधिक ऊष्मा के कारण प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्र पक जाता है। बात समझ में आया है तो इसको लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। दोस्तों आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 11 कि तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि क्या होती है बताइए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए है 365 दिन, ऑप्शन बी है 330 दिन, ऑप्शन सी है 24 घंटे और ऑप्शन डी है निरंतर परिवर्तनशील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 घंटे। ठीक है, जो तुल्यकाली सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो 24 घंटे उनकी परिक्रमा, इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। उसको बोलते हैं सिंक्रोनस तुल्यकाली। ठीक है, एक होता है सन सिंक्रोनस और एक होता है जियो सिंक्रोनस। ठीक है, ठीक है ध्यान से। ये पृथ्वी हो गई ना। तो दोस्तों पृथ्वी के सामने इतना दूर पे, ठीक है, कोई सैटेलाइट यहाँ पे है। ठीक है, सैटेलाइट, और इसी के सामने इसको स्थापित किया गया, इस क्षेत्र के सामने इसको स्थापित किया गया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है 24 घंटे में, तो ये भी इसके संगे 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 घूमेगा 24 घंटे में। बात समझ गए। तो इसको बोलेंगे तुल्यकाली उपग्रह। समझ गए बात को ना। जैसे जितने भी होते हैं बड़े बड़े सैटेलाइट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं संचार सैटेलाइट्स, मतलब संचार के काम उससे ज़्यादा लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं। वो सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं, या सन सिंक्रोनस हो या जियो सिंक्रोनस हो। ठीक है, वो क्या होते हैं, ये वो 36,000 किलोमीटर दूरी पर अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं और पृथ्वी के पर्टिकुलर क्षेत्र को वो कवर करते हैं। ठीक है, और जितने समय में पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उतने समय में वो भी क्या करते हैं, घूमते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ के एरिया को ये 24 घंटा कवर किए करेंगे ना। यानी ये एरिया यहाँ पे गया तो ये भी यहाँ पे जाएंगे, ये एरिया यहाँ पे गया तो ये भी यहाँ पे आएगा, है ना। बात समझ रहे हैं ना। जब दोनों का समय घूमने का एक ही है तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ यहाँ पे होगी वो भी यहाँ पे होगा, है कि नहीं। समझ गया ना। उसको बोलेंगे तुल्यकाली उपग्रह। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है कि तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी की सतह से 35,786, ठीक है। हालांकि कोई बात नहीं, मैंने क्या बताया मैंने 36,000, ठीक है। तो लगभग यही किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमण करता है। जैसे मैंने बताया अभी, जैसे पृथ्वी घूमती है उसी की दिशा में क्या करता है, वो भी घूमता है, ठीक है। तथा इसकी परिक्रमण अवधि पृथ्वी की घूर्णन अवधि अर्थात 24 घंटे के समान ही होती है। मैंने बताया उसको, अभी आपने समझ गया। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ ध्यान से, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, किसी भूस्तरीय या जियो स्टेशनरी उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी किलोमीटर होती है, ठीक है। तो आपको बताया हमने कि कितना बताया था हमने आपको पहले कि 36,000 किलोमीटर दूरी पर स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं, जियो स्टेशनरी होते हैं, मतलब पृथ्वी के किसी पर्टिकुलर एरिया को ही कवर करते हैं, ठीक है। और जितनी घूर्णन गति इसकी होती है 24 घंटे, उतने समय में इसको ये परिक्रमा कर लेते हैं, ठीक है। बस समझ गए ना। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि एक भूस्तरीय उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी होती है, इतनी होती है। दोस्तों इन सभी सैटेलाइट्स को ना भेजने के लिए GSLV जो होता है इंजन, उसका यूज़ किया जाता है। GSLV रॉकेट होता है, रॉकेट, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं GSAT, ठीक है। या जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, GSLV इसको बोलते हैं। ये काफ़ी भारी रॉकेट को ले जाने में, मतलब भारी सेटेलाइट्स को ले जाने में क्या होते हैं, काम आते हैं GSLV। ये सभी क्या होते हैं, रॉकेट्स के नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन में क्या था, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। अब बताइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हर किसी को पता होगा भाई, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक कहाँ है, तो पोल पर ही न है। गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पोल पर होता है। पृथ्वी के 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। देखिए ध्यान से, कह रहा है ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर या फिर इक्वेटर पर, ऑप्शन बी कह रहा है कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी कह रहा है मकर रेखा पर, ऑप्शन डी कह रहा है ध्रुव रेखा पर। तो भाई ना कर्क पे होगा, ना ध्रुव पे होगा, ना मकर पे होगा, सबसे कहाँ, सॉरी, ना भूमध्य पे होगा, ना कर्क पे होगा, ना मकर पे, कहाँ होगा, तो होगा ध्रुव पर, पोल पर होगा। सबसे अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे लगेगा, तो ध्रुव पोल पे लगेगा। समझ गए। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट को, ठीक है। फिर कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर राशि है, जबकि भार की पृथ्वी पर वस्तु की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होती है। तो द्रव्यमान और भार अलग अलग चीजें हैं, एक समान नहीं हो सकता। कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर, उसका द्रव्यमान होगा ना वो हर जगह समान होगा, लेकिन भार अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। भार पृथ्वी पर वस्तु स्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है। क्यों वहाँ पर अधिकतम होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होता है। भार में यह परिवर्तन पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। बात समझ गए ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14। आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि पानी के बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने के कारण क्या है। आप जानते हैं कि जो पानी के बूंदे होते हैं तैलीय पृष्ठ पर चिपकते नहीं है, ठीक है। वो की ऐसा कारण क्या होता है बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कि आसंजक बल का प्रभाव होता है, ऑप्शन बी कह रहा है पृष्ठ तनाव होता है, ऑप्शन सी कह रहा है कि आपस में मिल नहीं सकते, ऑप्शन डी तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। नो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। असंजक बल होता है, क्या होता है, असंजक बल होता है, ठीक है। बात समझ गए, चलिए असंजक बल होता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी कारण क्या होता है कि पानी की बूंदों का तेली पृष्ठ पर नहीं चिपकना होता है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि पानी के बूंदों तथा तैलीय पृष्ठ के अणुओं के असंजक बल का मान पानी के अणुओं के मध्य संजक बल के से कम होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि पानी के बूंदों तथा तैलीय पृष्ठ के अणुओं के असंजक बल का मान पानी के अणुओं के मध्य संजक, ठीक है, ससंजक बल से कम होता है। अतः असंजक बल के अभाव में, ठीक है, पानी की बूंदे तैलीय पृष्ठ से नहीं चिपकती हैं, यानी असंजक बल का वहाँ पे अभाव होता है, इसी कारण क्या होता है, वो नहीं चिपकती है। यहाँ पे जो लिखा है ना, हमने शायद उसको प्रभाव बोला, अभाव। संजक जो है असंजक बल, वहाँ पे उसका अभाव होता है। अगर यहाँ पे असंजक बल होता तो चिपक जाती है, ठीक है। यहाँ पे अभाव है, यानी नहीं है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, जाहिर सी बात चिपकते हैं, तो इसका कारण क्या बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कि पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी कह रहा है श्यानता, ऑप्शन सी कह रहा है पृष्ठतता, ऑप्शन डी कह रहा है कि घर्षण। तो आंसर इसका है ऑप्शन ए इज राइट। सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है, इस कारण क्या होता है कि जो ब्रश के बाल होते हैं, शेविंग ब्रश के बाल होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि पानी के अणुओं के बीच संसंजक बल कार्य करता है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल घंटी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।